एक CSS पास करने वाली जो लड़की है उसकी कहानी। हर माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चे जो हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद करें, और माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को तरक्की करता देखना जो है वो चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने वालिदैन का सीना जो है वो फ़ख्र से चौड़ा कर देते हैं। सो जनाब, ऐसी ही एक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और शकील अंजुम की एक खुसूसी रिपोर्ट है, और आइए चलकर ये रिपोर्ट पहले मुलाहिजा करते हैं। आपकी मुलाकात जड़ामाला के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शहरबानो से करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर शहरबानो ने CSS 2024 के इम्तिहान में पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन कैसे हासिल की, इनका लाइफस्टाइल और प्रोटोकॉल कैसा है, CSS में कामयाब होने के लिए इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया, डॉक्टर शहरबानो की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, इनकी माहाना आमदन कितनी है, इन्हें शेरो शायरी से गहरा लगाव क्यों है, मजीद इनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं डॉक्टर शहरबानो की ही जुबानी। कहा जाता है कि CSS करना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि जो सांस से निकली है वो धुन सबने सुनी है, सही, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में आपके नजदीक क्या बुनियादी फर्क है? गांव में बहुत सुकून, इत्मीनान, लोगों के अंदर जो कम्युनिटी का जज्बा है वो गांव के अंदर जैसा आपको देखने को मिलता है वो किसी शहर के अंदर देखने को नहीं मिलता। गुज़ाहिर तो आपकी पर्सनैलिटी में बड़ी कशिश नजर आती है, क्या हकीकत में भी ऐसे है? किसी भी शख्सियत की कशिश उन खसूसियात से होती है। गांव में पैदा होने वाली डॉक्टर शहरबानो ने कभी सोचा था कि वो CSS में सेकंड पोजीशन हासिल करेंगी पूरे पाकिस्तान में? मेरा यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर खासकर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के एक्सेस के बाद कोई भी ये फर्क नहीं है कि गांव के बच्चे या किसी पसमानदा इलाके के बच्चे किसी से पीछे हैं। मैडम, चूंकि आपका ताल्लुक एक किसान फैमिली से है, आजकल किसानों के लिए काफी मुश्किलात हमें मीडिया में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी? जी, एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, और किसान वो कौम है जो पूरे मुल्क को खाना फराहम करती है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो जितनी भी मेहनत होती है और जितना वो खर्च करते हैं अपनी फसलों पर, कम से कम उनको उतना रिटर्न मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ। आपको शेरो शायरी से कितना लगा हुआ है? न सवाल वस्ल, न अर्ज़ गम, न हकायतें, न शिकायतें, तेरे अहद में दिलेजार के सभी इख्तियार चले गए। अब जिस लड़के से शादी करना चाहेंगी उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है जिसमें आप मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत होना जरूरी है, और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास रिक्शा होता तो आप उसके पीछे क्या लिखवाती? तुसी लंग जो साडी खैर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो अपनी फैमिली और अपने बचपन के बारे में बताएं। जी, मेरी फैमिली, हम लोग खरल कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग ग्राय कहलाते हैं। मेरी फैमिली हमेशा से इस इलाके में सियासी और समाजी तौर पर बहुत एक्टिव रही है, सोशल वर्क हो या पॉलिटिक्स हो। हम लोग जड़ामाला के नवाही गांव कोट हदायत खान में रहते हैं, शुरू से हम यहीं पर रहते हैं, यहीं से हमने अपनी तालीम हासिल की है। और मैंने अपना मैट्रिक गांव में ही आपने तालीम हासिल की है? जी, गांव से ही हम जाते थे रोज तालीम हासिल करने के लिए। मैंने अपना मैट्रिक द एजुकेटर्स न्यू सिटी कैंपस जड़ामाला से किया है, और उसके बाद पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन फैसलाबाद से मैंने अपना इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है। सही, जबरदस्त। बचपन के कोई ऐसे दोस्त जिनसे अभी भी आपकी दोस्ती हो? बचपन के कुछ स्कूल फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे अभी भी राब्ता है। ऑब्वियसली राब्ता रखना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं लाहौर में आगे तालीम के लिए चली गई थी, मगर अभी जैसे मेरा रिजल्ट आया तो बहुत से लोगों के, बहुत से स्कूल और कॉलेज फेलोज की मैसेजेस आए जिससे बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त। मैडम, पाकिस्तान में हर किसी का ख्वाब होता है डॉक्टर बनना। आपने ना सिर्फ मेडिकल की तालीम हासिल की बल्कि आप डॉक्टर भी बनी और प्रैक्टिस भी की। फिर कब आपको एहसास हुआ कि मुझे CSS करना चाहिए? जब मैं अस्पताल के अंदर काम कर रही थी, मैंने अपना जब मेडिकल ख़त्म किया और
मेडिकल के दौरान भी हम यूं अस्पताल के अंदर जाते रहते थे। उसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब शुरू की, तो ये बहुत सारी चीजें मेरे देखने के अंदर आई कि बहुत जो अंडर प्रिविलेज तबका है उसकी मदद के लिए एक डॉक्टर तो दिन रात मेहनत कर ही रहा होता है, मगर एक एडमिनिस्ट्रेटर का इम्पैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर होता है और वो मसलों को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर हल कर सकता है। इसके अलावा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरान मैं डिबेट्स के अंदर काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरा रुझान थोड़ा CSS के इम्तिहान और उसके सब्जेक्ट्स की जानिब तभी से डेवलप होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि CSS करना कोई बच्चों का खेल नहीं। आप CSS की तैयारी के लिए रोजाना कितने घंटे मेहनत करती थी? जी बेशक मेहनत तो लगती है हर चीज के अंदर, कोई भी बड़ा माइलस्टोन अचीव करना हो। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि जो सांस से निकली है वो धुन सबने सुनी है, सही। जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। तो मेहनत दिन रात की बहुत जरूरी है, मगर मतलब आप कितने घंटे मेहनत करती थी? कम से कम 7-8 घंटे रोजाना पढ़ाई करती थी। मगर ये इस मिथ को ब्रेक करना जरूरी है कि CSS कोई एक बहुत हवा है और बहुत मुश्किल इम्तिहान है जिसको पार करना कोई किसी के बस की बात नहीं है इस तरह, क्योंकि ये मिथ एकेडमीज ने खासकर जो CSS पढ़ाती हैं वो एक बनाई हुई है, क्योंकि उनका कारोबार इसी तरह चलता है, डर का कारोबार करके। तो अगर आप अपनी सलाहियतों को सही तरीके से चैनलाइज करें, अपनी सलाहियतों को सही तरीके से यूटिलाइज करें, तो बिलाशुबा आप इम्तिहान पास कर सकते हैं। सही। आपको कितना अरसा लगा CSS का इम्तिहान पास करने के लिए? 1 साल तैयारी की, 2 साल की? जी मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ 6-7 महीने रिटन एग्जाम के लिए तैयारी की थी। सही। फिर रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के दौरान क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ जाता है रिटन का रिजल्ट आते हुए, फिर उसके बाद मैं अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो तकरीबन 6-7 महीने। सही। मैडम, जो स्टूडेंट CSS करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सजेशन देंगी? उनको किन असूलों पे अमल करना चाहिए CSS को कामयाब करने के लिए? जी CSS के अंदर सबसे पहले तो एक आपकी अपनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप ये काम करना चाहते हैं। वालिदैन के कहने पर, किसी असातिज़ा के कहने पर, दोस्तों के कहने पर, सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आकर अगर आप CSS करना चाहते हैं तो आप इस जर्नी में थक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के अलावा CSS के अंदर आपकी और बहुत सी सलाहियतों का टेस्ट होता है, आपके सब्र का इम्तिहान होता है, आपकी कंसिस्टेंसी का इम्तिहान होता है। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, और सबसे ज्यादा आपको पेशेंट होना चाहिए इस इंसान की। गांव में पैदा होने वाली डॉक्टर शहर बानो ने कभी सोचा था कि वो CSS में 2nd पोजीशन हासिल करेंगी पूरे पाकिस्तान में? मेरा यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर खासकर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के एक्सेस के बाद कोई भी ये फर्क नहीं है कि गांव के बच्चे या किसी पसमानदा इलाके के बच्चे किसी से पीछे हैं, क्योंकि एजुकेशन की एक्सेस खासकर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि मेरा मानना है कि इस तरह के इलाकों से आने वाले बच्चों के अंदर एक आगे बढ़ने की जुस्तजू ज्यादा होती है, वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं और वो ज्यादा खुदा तर्स और हमदर्द लोग होते हैं। तो कभी ये नहीं सोचा था कि शायद इस गांव से बिलोंग करने की वजह से या किसी पसमानदा इलाके से बिलोंग करने की वजह से कोई रोक है या कोई लिमिटेशन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे सकती। मैडम, गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में आपके नजदीक क्या बुनियादी फर्क है? गांव में बहुत सुकून, इत्मीनान, लोगों के अंदर जो कम्युनिटी का जज्बा है वो गांव के अंदर जैसा आपको देखने को मिलता है वो किसी शहर के अंदर देखने को नहीं मिलता। शहरी जिंदगी में रफ्तार है, अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर गांव के अंदर आकर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक मौका मिलता है, पीस का मौका मिलता है, और खासकर लोगों की खुदा तरसी और एक दूसरे की मदद का जो जज्बा देखने को मिलता है वो शहरों के अंदर नहीं मिलता। बचपन की कोई ऐसी याद गांव में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बचपन के अंदर ये जैसे आप ट्यूबवेल देख रहे हैं, हम सब कजन्स यहाँ पर ईद पर इकट्ठे होते थे, ट्यूबवेल आते थे, यहाँ साइकिल चलाते थे, तो वो एक याद हमेशा वैसे ही रह गई है याददाश्त के किसी खाने में। चले, सही, जबरदस्त। मैडम, चूंकि आपका ताल्लुक एक किसान फैमिली से है, आजकल किसानों के लिए काफी मुश्किलात हमें मीडिया में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी? जी, एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, और किसान वो
कौम है जो पूरे मुल्क को खाना फराहम करती है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो जितनी भी मेहनत होती है और जितना वो खर्च करते हैं अपनी फसलों पर, कम से कम उनको उतना रिटर्न मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। इस लिहाज से हुकूमत को एक प्रॉपर वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। हम गंदुम जैसी चीज को बाहर से इंपोर्ट करते हैं जबकि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अभी चूंकि आपके पास भी काफी इख्तियारात आ जाने हैं, तो आप किसानों के लिए क्या काम करना चाहेंगे? जी, एक तो पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर सबसे पहले पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जो किसानों को उनकी मेहनत का बदला दे। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है और सिविल सर्विसेज की बात है, तो हम प्रोक्योरमेंट, जैसे वीट प्रोक्योरमेंट का मसला आजकल बहुत ज्यादा है कि गंदुम किसानों से खरीदी नहीं जा रही। इस तरह के चीजों को एफिशिएंट बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर आती है और वो जिला के लेवल पर और तहसील के लेवल पर उनको अपना काम करना चाहिए।